अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड पार्ट कर रहे हैं मैट्रिक फिज़िक्स जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेव। प्रॉपर्टी ऑफ द वेव हम बात करेंगे विद रेफरेंस ऑफ द डेप्थ। डीपर, जितना गहरा उतना इफ़ेक्ट क्या होगा, जितना कम गहरा जिसको हम शैलो कहते हैं उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज़ को बाउंस बैक होना। मिसाल के तौर पे दीवार पे आप अगर बॉल हिट करें और वो बाउंस बैक होती है, दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर वेव रिफ्लेक्शन भी होती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन किस तरह होती है ये हम देखते हैं। जो कमिंग आ रही होती हैं, मिसाल के तौर पे कोई वर्टिकल स्पेस सरफेस हम अगर किसी भी इनकमिंग वेव के दरमियान में रख दें तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। मिसाल के तौर पे यहाँ से वेव आ रही है और हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ वर्टिकल रख दी तो फिर यहाँ से क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव कहलाता है। बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है? बात यह है कि दोनों में ये फ़र्क है कि जैसे हम जानते हैं कि वाटर वेव की यहाँ बात की जा रही है और वाटर वेव डिपेंड करता है वाटर की गहराई पर। तो यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि जितना पानी गहरा होगा उतना ही वेव तेज़ी से चलेंगी और जितना पानी शैलो होगा यानी कम गहरा होगा उसमें उसको चलेंगी तो वो लेकिन थोड़ी कम स्पीड से। When a wave enters from a region of deep water to a region of shallow water at an angle, the wave will change its direction. जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पर हमारे बुक में पिक्चर ही बनी हुई है। जब डीप वाटर में स्टार्ट होगा ट्रैवलिंग किसकी, वेव की, और एकदम से जब वो शैलो वाटर में जाएगी तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। ठीक है, रिपल ऑफ द टैंक की यहाँ मिसाल दी जा रही है। नाउ व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव? डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी वेव्स फैल जाएं, हमारी वेव्स फैल जाएं किसी ऑब्स्टिकल यानी रुकावट की वजह से। डिफ्रैक्शन किसी गैप की वजह से, किसी और क्या नाम है आपका, कोई रिपल टैंक हो, कोई ग्लास हो, कोई ऐसी रुकावट हो जिसे टकराने से पहले वो फैल जाए, या कि यूँ कह सकते हैं कि उसका डायमीटर कम होता है जिसकी वजह से वो फैल जाती हैं, जिस तरह के ये रिपल टैंक की वेव्स होती हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ द वेव नियर एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। नाउ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव में क्या क्या है उसकी? सबसे पहले तो टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है? ये टाइम एक पॉइंट से दूसरे ऑसिलेशन, वन कंप्लीट राउंड ऑफ ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम पीरियड होता है लेकिन वो टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है वेव प्रोड्यूस बाय पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट में, एक मिनट टाइम में कितनी वेव प्रोड्यूस हुई हैं और फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। इसीलिए इसका जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और टी फॉर यहाँ पर टाइम है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड भी कहा जाता है। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज वेवलेंथ और इस सिंबल को लैम्डा कहते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? ये दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर में होता है। स्पीड क्या होती है? हम पढ़ चुके हैं पहले भी, 8 क्लास में भी और पहले भी, कि स्पीड तो हम रफ्तार को कहते हैं। तो यहाँ वेव स्पीड से मतलब क्या हुआ? वेव स्पीड से मतलब हुआ जिस रफ्तार से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है वो वेव स्पीड कहलाती है। ये छोटी सी डेरिवेशन करी है उन्होंने, v=s/t। हम लास्ट टाइम ये वाला फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं। s को यहाँ पर हम लैम्डा से चेंज कर रहे हैं। एस फॉर डिस्टेंस, नाउ लैम्डा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव। नाउ स्मॉल टी रिप्लेस बाय द कैपिटल टी, सेम लेकिन काम एक ही हो रहा, टाइम। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड टी इन इक्वेशन 1। अब ये क्या है? v = λ/t। इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एज यू नो कि टी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t = f। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1/t की जगह हम क्या लगा देंगे? f। ठीक है, यहाँ पर f हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अरेंज कर लिया तो s = vt, तो लैम्डा =vt। तो ये हमारा वही है जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं विद रेफरेंस टू द स्पीड, बट यहाँ पर ये लैम्डा की उससे आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड
आपको मालूम है मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेव स्पीड का आता है। नाउ व्हाट इज़ वेव फ्रंट? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो वेव को ज्वाइन करती है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन जैसा कि आप डॉट्स डाल के कर सकते हैं, क्रस को, ट्रफ को, बट इट्स टोटली इमेजिनरी, ठीक है। हमें ये नज़र आ रहा है कि रिपल टैंक में जो सर्कल हमारे पास वेव्स आ रही हैं, ठीक है, वो वेव हमें नज़र तो आ रही हैं, लेकिन वो हम उसको लाइन कनेक्ट करने के लिए इमेजिनरी लाइट यूज़ करते हैं। अब ये आपके वर्क एग्जांपल्स हैं, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM भी कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है, यह हम अब देखते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है रिपीटेड मोशन, बार बार छोटे छोटे इंटरवल के साथ बार बार कोई काम होना, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक फिक्स पॉइंट होता है, हम उसको एक्सेलरेट करते हैं ताकि वो अपने मीन एंड मैक्सिमम पॉइंट्स ले सके, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग का हमने एक फ़िक्स पॉइंट रख दिया है, ये हमारा स्ट्रेच का, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम इसको स्ट्रेच करेंगे एंड देन इसको छोड़ेंगे, तो जैसे स्ट्रेच करके छोड़ेंगे ऑब्वियसली ये बैंग बैक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हम यहाँ पर जो डिस्टेंस होते हैं इसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर x। यहाँ पर हम डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, x, ठीक है। तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, ठीक है, -x, और a इज इक्वल्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का हटा के कांस्टेंट लगेगा आपका kx, जो कि k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहलाता है। ये फिनोमेना हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, करंट सर्किट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ब्रिजेस, हार्मोनिक मोशंस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक स्ट्रिंग होती है, एक बॉब होता है जो कि एक एंड से फिक्स होता है। पेंडुलम बेसिकली हमारे पास कैसा होता है, टू एंड फ्रो मूवमेंट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, टू एंड फ्रो मूवमेंट हमारे पास पेंडुलम की होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, वेट है तो वेट आपका होगा, जब तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक अपवर्ड खींचेगा एक डाउनवर्ड खींचेगा, जिसकी वजह से ये आपस में बैलेंस रहेंगे, ठीक है। जब जाहिर सी बात है अपवर्ड भी जाएगा एंड डाउनवर्ड भी जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर कॉस भी लगेगा, कॉस थीटा भी लगेगा और साइन थीटा भी लगेगा। और जैसे कि हम जानते हैं कॉस थीटा हमारे साथ लगता है अलॉन्ग एक्स एक्सेस, और वाई थीटा हमारे लगता है, साइन हमारे साथ लगता है वाई एक्सेस से, ठीक है जी। अब सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब आप क्या करें, अब एक पेंडुलम ले लिया हमने, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, उसका एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये उसका हमने यहाँ से उसको छोड़ना शुरू किया, वन कंप्लीट ऑसिलेशन ये लेगा, करता रहेगा। टू एंड फ्रो मूवमेंट, आगे पीछे जो वाइब्रेटिंग मूवमेंट होती है या टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, वो सिंपल मोशन पेंडुलम की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें टेंशन है, एल है लेंथ, और बॉब है, बॉब का मास। तो जो आपकी टेंशन है वो अपवर्ड वर्क करेगी, जो बॉब का मास है वो डाउनवर्ड वर्क करेगा, जिसके हिसाब से आपका पेंडुलम चलता रहेगा। पेंडुलम हम डेली बेसिस पे बहुत सारी जगहों पे देखते हैं, जैसे तौर पे हमारे पास पुरानी जो क्लॉक्स होती हैं उसका टिक टॉक जो होता है पेंडुलम के ज़रिए होता है, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा भी लगेगा और कॉस थीटा भी लगेगा। अब हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो यहाँ पर, अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो पेंडुलम पे वर्कआउट कर रही हैं, तो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, टेंशन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा लेंथ और ग्रेविटी तो आपको मालूम है काम ही करती है साथ में। यहाँ पर हमारे पास पेंडुलम का एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है कि लेंथ टाइम बराबर होता है 2 पाई रेडिकल L/G। 2 पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ आपको गिवन होगी, ग्रेविटी आपको मालूम है, आपको उसका निकाल के आंसर निकालना होगा। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू और जी की वैल्यू रखकर हम इसकी टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑसिलेशन हम पता कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास बॉल एंड बाउल
सिस्टम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगेन हम वही काम करेंगे, हम बॉल लेंगे, ठीक है जी, बॉल को इधर से उधर हम रोल आउट करेंगे तो एक मीन पोजीशन होती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। जिस तरह इसमें भी हमारे पास एक मीन पोजीशन होती है और एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं कि मैक्सिमम पॉइंट जो होता है पेंडुलम का वो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है, ठीक है जी। तो ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि यू कैन ईजीली एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ बॉल एंड बाउल। टेक अ बाउल एंड पुट द बॉल इन इट एंड देन उसको इस तरह जब आप उसको रिलीज़ करेंगे फोर्स के साथ तो वो ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगी विद इन द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द बाउल। तो ये आपको शो करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है जी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है डम्प oscillation. Now what is dump oscillation? वो oscillation, an oscillating system in which friction has an effect is a dumped system, यानी कि जिस पे फ्रिक्शन रेजिस्ट करे, फ्रिक्शन हो यानी कि नॉक अगेंस्ट अ टेबल, ठीक है, यानी ऐसी वाइब्रेशन जिस पे आपको रेजिस्टेंस शो हो रही हो, महसूस हो रही हो, उसको हम डम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे डम्प्ड ऑसिलेशन को हम और इजी वर्डों में इस्तेमाल करते हैं कि फोर्स को रुकावट। मिसाल के तौर पे जैसे हम बच्चों को स्विंग्स देते हैं, स्विंग देते रहते टू एंड फ्रो, आगे पीछे हो रहा था, बीच में अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करें तो वो रुकता है पर एकदम नहीं, उसकी क्या होती है, ऑसिलेशन कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो रुकावट है, आपने हाथ से पकड़ के जो उसको बंद करने की, स्टॉप करने की कोशिश करी तो वो क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यानी कि फ्रिक्शन है, आपने उसको रोकने की कोशिश करी। तो जब आप एक ऑसिलेशन को यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके बाद जो ऑसिलेशन विद इन अ टाइम फेड अप हो जाती है और रुक जाता है, उसको हम बोलते हैं एन ऑसिलेशन दैट फेड्स अवे ओवर टाइम। और डम्प ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन है जो चलते हुए मूवमेंट को टू एंड फ्रो को रोका जाए विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स और डम्प्ड ऑसिलेशन। आसान लफ्ज़ों में ऑसिलेशन को यानी आगे पीछे हिलने की सलाहियत को रोका जाए किसी भी चीज़ की, तो उसको हम क्या कहते हैं, डम्प्ड ऑसिलेशन। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। असेसमेंट सवालात आप लोग तैयारी कीजिए, साथ में इसमें बहुत सारे हमारे पास रीजंस भी आते हैं। इंशाल्लाह रीजंस के लिए फिर अलग से क्लास करेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, फिर नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।